वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। नाजरीन, अफगानिस्तान में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाकयात पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से इसकी दरख्वास्त भी की गई थी। रवा माह के लिए इस अहम इदारे की सदारत भारत के पास है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के बगैर इजलास पर पाकिस्तान ने सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया है और कहा है कि काउंसिल के प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया पेश करने के लिए फराहम किया गया। हमारा सवाल ये होगा कि पाकिस्तान के बगैर पाकिस्तान पर सलामती काउंसिल का खुसूसी इजलास क्या हमारी क़यादत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने की ज़रूरत है? ये होगा हमारा सवाल। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैजी साहब, अतर काज़मी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जुनैरा अजहर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है जैगम खान साहब ने। तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। क्या कहेंगे आप, क्या हमारी क़यादत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? इसमें बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें सिर्फ एक स्ट्रेट चीज़ नहीं है, पॉलिसी से रिलेटेड चीज़ तो जो है वो सामने है। लेकिन आपको पता है कि इस महीने के लिए ये जो 15 मेंबर की जो कमेटी है, इसकी क़यादत जो है वो भारत के पास है। तो ये खदशा था और ये एक्सपेक्टेड था कि जो अफ़गानिस्तान के ऊपर जो 15 मेंबर इजलास होगा उसमें पाकिस्तान को चांस नहीं दिया जाएगा अपना मौक़िफ़ पेश करने का, क्योंकि बुनियादी तौर पे वहाँ पे उस असम्बली के अंदर कोई अफ़गानिस्तान के अंदर जो इश्यूज़ हैं या जिस तरह अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक बहुत सीरियस सिचुएशन पैदा होती जा रही है, जिसमें आपको पता है कि तालिबान जो हैं वो आपको अभी पेशकदमी करते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कल भी प्रोविंशियल कैपिटल पर कब्ज़ा कर लिया है, आज वो मज़ार शरीफ के अंदर दाखिल हो गए हैं। तो बहस तो ये होनी चाहिए थी कि उनको रोकने के लिए या वहाँ पे एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने के लिए, पॉलिटिकल सेटलमेंट लाने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए जाएं। लेकिन आपने देखा कि उस असम्बली के अंदर सिवाय पाकिस्तान बैशिंग के जो अफ़गानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी तरफ से या इंडिया की तरफ से, और उसके बाद जिस तरह उसका इंडियन मीडिया पे कवरेज किया जा रहा है, उसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र बात जो है वो सामने नहीं आई। और इस तरह का एक और भी कोई इजलास होगा, उसका यही आपको तरीक़ाकार मिलेगा और यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसके साथ साथ एक और इजलास हो रहा है दोहा में, कल या परसों, आपको पता है वो जो एक्सटेंडेड ट्राइका का इजलास है, जिसमें पाकिस्तान है, अपना चाइना है, अमेरिका है, उज़्बेकिस्तान है, और उसके ऊपर अब इंडिया उसके ऊपर शोर मचा रहा है। तो ये जो जिमिक्स हैं इस इलाके में अफ़गानिस्तान को सेंटर पॉइंट रख के ये आने वाले दिनों में चलती रहेंगी। और अफ़गानिस्तान, ये सिचुएशन सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर की कोई एड्रेस नहीं करेगा। ये ताकतों का जो इंटरेस्ट है जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के बाहर बैठी हुई हैं, ये अपनी अपनी गेम खेलने के लिए अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे। अभी अमेरिका कहता है B-52 से बॉम्बिंग करेंगे। तो 20 साल या पिछले जब तक वहाँ पे ऑक्यूपेशन थी, जितने तैयारों से बमबारी की, जो लेटेस्ट वेपन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, 43 मुल्कों की फ़ौज थी, उसने अफगान आर्मी को रेस किया, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी वहाँ पे गिराया गया। तो उसका नतीजा क्या हुआ? जो अब B-52 बॉम्बर से बमबारी करके आप निकाल लेंगे। यहाँ पे जो कुछ होगा आने वाले दिनों में, उसमें पाकिस्तान की रेलेवेंस जो है वो बरकरार रहेगी। हमें करना क्या है? हमें असल में मुझे लगता है कि हमारे जो मंदूब हैं, पहले भी इस पर बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो बड़े एक्सपीरियंस्ड होंगे, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर कोई डिबेट नहीं है, लेकिन वो उम्र के हिस्से में जहाँ पे वो इतने हेक्टिक स्लॉट के लिए सूट नहीं करते। और हमारा ये हमेशा एक वीक एरिया रहा है, प्रोपेगेंडा भी और अपने नैरेटिव को एक्सक्लूसिव। असल में इवेंट के बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो एनी टॉम डिक एंड हैरी कैन डू इट। होना तो ये चाहिए कि इवेंट से पहले आपकी क्या कोशिशें वो सामने आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग मौजूद हैं, तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है कि कौन से वो लोग हैं जो पाकिस्तान का जो स्टांस है वो दुनिया में लेके और अफगानिस्तान के हवाले, और दुनिया की ताकतों को ये इंटरेस्ट होने कि अफगानिस्तान के अंदर अमल लाएं। बाहर की जो पॉलिटिक्स हो रही है ये कोई प्रोडक्टिव नहीं होगी, चाहे इजलास हो या ना हो, कुछ कहे या ना कहे, ये इसी तरह चलता रहेगा। ठीक हो गया। अतर काज़मी साहब, सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त नहीं मिली, आपके ख्याल में क्यों?
देखिए, ये जो इजलास हुआ था ना, ये अफगानिस्तान के लिए नहीं हुआ था, ये पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए हुआ था। इस इजलास से पहले जयशंकर साहब ने अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत की और टोटल प्लानिंग के तहत ये इजलास बुलाया गया, और जिसका मकसद ही सिर्फ ये था कि वहाँ पे पाकिस्तान को अटैक किया जाएगा, वहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बातें की जाएंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के ऊपर आप इल्ज़ामात तो लगा देते हैं कि जी पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, पाकिस्तान से फाइटर्स आ रहे हैं, और बड़े इस किस्म के इल्ज़ामात इस इजलास के अंदर भी लगे। लेकिन किसी भी शख्स को अगर थोड़े से भी जुग्राफिये का पता है ना, थोड़े से भी एरिये का पता है, इस वक्त अगर आप देख लें अफगानिस्तान के जिन शहरों में फाइटिंग हो रही है, क्या वो पाकिस्तान की सरहद के करीब है? वो किस साइड पे हैं? वो तो दूसरी साइड पे सारे, जो मेजॉरिटी जहां पे फाइटिंग हो रही है, तो वहां पे पाकिस्तान से किस तरह फौजी जा रहे हैं, या पाकिस्तान से किस तरह कोई मदद जा रही है, या तालिबान जा रहे हैं। तो ये एक शेयर प्रोपेगेंडा है जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ करना। और इस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, इस वक्त वहां पे जो अमन कायम नहीं हो रहा, उसकी मेन वजह भी यही है कि प्रॉब्लम जहां पे है वहां पे आप उसको टैकल नहीं कर रहे, आप दूसरे को अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें ऑब्वियसली जो भारत का मनफी किरदार है वो आपके सामने है। लेकिन जब ये इजलास बुलाया गया था, अगर मेरे जैसा एक सहाफ़ी है उसको ये पता है कि इसका मकसद ही ये था और यही होना था, तो जो पहले भी अभी यहाँ पे बात हुई, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा इस हवाले से प्रोएक्टिव किरदार अदा करना था। पहले से इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पहले से इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट सामने लाई जाती है, और पहले से अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको उठाया जाता। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह नहीं हुआ, और वहां पे जो चीजें हुई वो आपके सामने। अब इसमें आप किस हद तक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर सकते हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान जितनी मर्जी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ले, जब तक वहां की जो अपनी क़यादत है अफगानिस्तान की, जिसकी वजह से इस वक्त हम इस सूरत हाल का हमें सामना है, जब तक वो खुद कोई होश के नाखून नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इस सूरत हाल में कोई बेहतरी आएगी। ठीक हो गया। ज़ैगम खान साहब, इस इजलास का मकसद महज पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाना था, जैसे कि अतर काज़मी साहब ने भी कहा, आप इत्तफाक करते हैं? देखिए शाइस्ता, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन होता है? हर वो शख्स, हर वो मुल्क, हर वो ताकत जो किसी एक सूरत हाल पर या तो असरअंदाज हो सके या उस सूरत हाल का उस पर असर पड़े। ठीक। इस लिहाज से अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान के बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर पाकिस्तान बनता है। चाहे कोई मुल्क उसको नेगेटिव समझती हो, चाहे कोई उसको पॉजिटिव समझता हो, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान अहम तरीन स्टेक होल्डर है। अब भारत ने जो किया, जाहिर है उसको एक दिन की बादशाही मिली निज़ाम सक्का की, उसने कर दी, और ये एक मज़का खेज़ बात है। आप सिर्फ 2 और इवेंट्स को देख लीजिए। 16 जुलाई को उज़्बेकिस्तान में अमेरिका ने ही एक क्वाड बनाई। उस क्वाड में कौन शामिल है? अमेरिका ख़ुद शामिल है, उज़्बेकिस्तान शामिल है, अफ़गानिस्तान शामिल है, और पाकिस्तान शामिल है। यानी अमेरिका ने जो अफ़गानिस्तान के नॉर्दर्न नेबर है उसको सदर्न नेबर के साथ मिलाया कि आप सिक्योरिटी के लिए और तिजारत के लिए काम करें, क्योंकि इसके अलावा अफ़गानिस्तान के लिए आगे जाने का रास्ता नहीं है। अब 11 अगस्त को क्या होने जा रहा है? ट्राइका प्लस की मीटिंग होने जा रही है कतर के अंदर। अब इसमें कौन शामिल है? इसमें सिक्योरिटी कौंसिल के 3 अहम तरीन मुल्क शामिल है। इसमें रूस शामिल है, इसमें चीन शामिल है, इसमें अमेरिका शामिल है, और इसमें पाकिस्तान शामिल है, जो गुफ्तगू करेंगे अफ़गानिस्तान पर। अब यही सिक्योरिटी कौंसिल के अहम तरीन मुल्क क्यों पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, अफ़गानिस्तान पे बात कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान के बगैर अफ़गानिस्तान पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अब इस पर भी, अब ये जो दोनों थे, यानी क्वाड पर तो ख़ास तौर पे भारत में बड़े तबसरे हुए कि पाकिस्तान को क्वाड से क्यों बाहर रखा जा रहा है, और दूसरे फोरम्स पे भी जिनसे भारत बाहर है उसको एतराज़ है। लेकिन क्या हमें कोई रिस्क नहीं है? हमें बिल्कुल रिस्क है। हम पे दबाव आ रहा है और बढ़ रहा है। अमेरिका और मगरबी ताकतें हमसे मुतालबा कर रही हैं कि हम तालिबान पर दबाव डालें और उनको या तो जंग बंदी पे आमादा करें या वायलेंस कम करवाएं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास जितनी एक इन्फ्लुएंस था वो, या जितनी लीवरेज थी, वो हम स्पेंड कर चुके हैं, और उस लीवरेज को आपने एकदम से इनखला करके ज़ाय कर दिया है। अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मुस्तकबिल में ये दबाव बढ़ेगा, हमें बेहतर डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त अफ़गानिस्तान से जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें आएगा, जिससे हमें निपटना है, वो ये है कि हम अपने घर को कैसे महफूज रखें। पाकिस्तान में टेररिज्म का ख़तरा बढ़ रहा है,
प्रॉब्लम्स हमारे अपने घर के अंदर बढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा सबसे पहले अपने घर पर नज़र रखनी होगी कि अफ़गानिस्तान की जो आग है उसकी तपिश हमारे घर तक ना पहुँचे। ठीक है जुनेरा, पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका नहीं मिला, आपके ख्याल में मसला पॉलिसी का है या फिर कुछ और? जहाँ तक ये इस पर्टिकुलर सलामती काउंसिल की मीटिंग का ताल्लुक है, उसमें तो बायस है, प्रेजुडिस है, जैसे मेरे सारे कोलीग्स कह रहे हैं, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी है और इंडिया की तरफ से भी है, और ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए जहां हमारे जो यूएन के एनवॉय है मुनीर अकरम, उनके बारे में बात हुई, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि मोईद यूसुफ वहां मौजूद थे, और मोईद यूसुफ के बहुत पुराने स्ट्रेटेजिक टाइज हैं विद इन स्टेट डिपार्टमेंट। अगर वो वहाँ होते हुए इस चीज़ को नोटिस नहीं कर सके या इसमें अपना रोल प्ले नहीं कर सके या उन्होंने नहीं किया, तो सबसे पहले तो उस पर बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि और इन लोगों का काम क्या है? यही काम है इन लोगों का, निगोशिएट करना, लॉबिंग करना, डिप्लोमेसी को पीक पे लेके जाना, एंड स्पेशली जब आप इस वक्त जो दुनिया का सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट बना हुआ है, फ्लैश पॉइंट बना हुआ है, उसको लेके आप अगर कुछ किए बगैर वापस आ गए हैं, जबकि आपने जो ऑफिशियल स्टे था उससे ज्यादा 7 डेज वहाँ स्टे भी किया है, तो वो 7 डेज में आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? तो मेरे ख्याल है एक तो इस पे थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए और उन लोगों की स्कूटनी होनी चाहिए आगे से। उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट इसलिए कर गया हुआ है बिकॉज यूएस ने ये असल जायल करने की कोशिश की है, जो एक उसके बारे में परसेप्शन बन गया है कि वो जहाँ भी इन्वेड करते हैं और फिर वहाँ से विड्रॉ करते हैं, वहाँ वो एक वैक्यूम छोड़ते हैं, फिर पलट के नहीं देखते कि उस एरिया में, उस जगह में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उन्होंने उसका हल ये निकाला है कि उन्होंने कहा कि हम अपने एलाइज को यानी कि अफगान गवर्नमेंट को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू कर दी, which is again a hilarious thing to do, क्योंकि अगर 20 years boots on the ground आप कुछ नहीं कर सके तो एरियल बम्बार्डमेंट से आप क्या अचीव कर लेंगे? और ये तो हमें 90s और 80s में याद है कि वो सिंगल मिसाइल अपने कंधे पे रख के मारते थे और रशिया भाग गया था, आपको पता है ये सारी बात। तो इसलिए इस वक्त जो लूजर है वो यूएस है, और इंडिया इज ओनली ट्राइंग कि उनकी इस वक्त जो वल्नरेबल सिचुएशन है यूएस की, उसको एज अ लेवरेज यूज करते हुए अपना फुटप्रिंट अफगान गवर्नमेंट के साथ मिलकर अफगानिस्तान में बढ़ा ले। ये हो नहीं पाएगा। ये वक्ती तौर पे हमें काफी खबरें इस तरह की मिलेंगी कि अब ये हो गया वो हो गया। बात ये है कि वहाँ पे केओस है और ज्यादा अरसा तो अफगान गवर्नमेंट भी खड़ी नहीं रह सकी। अब हो क्या रहा है, अब वो उनके ऊपर वॉर क्राइम्स के इल्जाम लगाने पे आ गए, बकौल उनके कुछ जगहों पे जहाँ डिफेंस आर्मी ने, नेशनल आर्मी ने सॉरी, विड्रॉ किया था, उस वक्त उनको माफ कर दिया गया और फिर रातों को उनको घरों से निकाल के कत्ल किया गया और उनकी वाइफ के साथ जबरदस्ती निकाह किए गए। तो ये सारी वो बातें हैं जिसका ऑन ग्राउंड हम में से किसी को नहीं पता, क्योंकि वहाँ कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही, कोई एक्सेस नहीं है किसी की। तो वहाँ ऑन ग्राउंड जो कुछ भी हो रहा है उसका जो आउटकम निकलेगा वो पाकिस्तान कैसे कंट्रोल कर सकता है? वन वे और दी अदर पाकिस्तान इज इन अ डिफिकल्ट स्पॉट। अगर आप अमेरिका की बात मानते हैं तो इंटरनली लोग खिलाफ होंगे आपकी, आप अमेरिका की बात नहीं मानते तो इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा माउंट होगा। तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल है। डिप्लोमेसी का बहुत रोल है कि किस तरह न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक हो गया। जवाद फैजी साहब क्या कहेंगे? देखिए, आपका असल सवाल ये है कि क्या हमें पॉलिसी पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि ये डिप्लोमेसी ऐसी चीज़ है, जिस तरह जुनैरा ये कह रही थी ना, कि हमें हरफ़े आखिर कोई चीज़ नहीं होती। हम ये देखें कि हमारे दोस्त दुश्मन क्यों हो रहे हैं और दुश्मन को दोस्त कैसे बनाया जा सकता है, हमने उस पर कितनी तवज्जो दी है। ये भी कह दिया गया मुझसे पहले कि मोईद यूसुफ साहब वहाँ इतने दिन रहे, 11 डेज़ बल्कि 11 नाइट्स भी वहाँ रहे, 7 डेज़ और 7 नाइट्स, और इसलिए रहे कि वो जाके पाकिस्तान का केस प्लीड कर सकें, गुफ्तगू कर सकें, लॉबिंग कर सकें। लेकिन हम उसमें मैं माजरत के साथ कि उसमें नाकाम
नजर आ रहे हैं। देखें, हिंदुस्तान तो हमारा दुश्मन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अफगान गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसमें दीगर बहुत सारी कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को नीचा दिखानी चाहती हैं, उसमें भी कोई शक नहीं है। भाई उनका तो ये काम है, आपका क्या काम है, उस पर कितनी तवज्जो है, उस पर कितनी हम हशाश बशाश नजर आ रहे हैं, उसमें कितने परेशान नजर आ रहे हैं, उस पर हमने करना क्या है, रास्ता क्या इख्तियार करना है, उस पर अभी तक कोई हमारे कौमी सतह पे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। ना हमें खिफत होती है, ना हमें कोई मसला होता है, जो हो रहा है बस अल्लाह करी जा रहा है, साढ़ा कम चली जा रहा है। उस पॉलिसी पे अगर चलते रहेंगे तो जिस तरह मुझसे पहले ये कहा ना, जैगम साहब ने भी फरमाया और बाकी मेरे दोस्तों ने भी, कि देखें अभी ये जो बात कही गई कि वो रातों को उठा के कत्ल भी कर रहे हैं, फिर ज़बरदस्ती शादियाँ भी कर रहे हैं, तो ये आज आके एक तरफ पाकिस्तान पे नज़ला गिरना है और इस्लाम पे नज़ला गिरना है, इसको मजहबी रंग दिया जाएगा। हमें उस हवाले से अभी से ही, अभी हम बहुत देर हो चुकी है अगरचे, लेकिन इस पे बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है और हाउस इन ऑर्डर करने की भी ज़रूरत है और बैनुल अक़वामी तन्हाई से निकलने के लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसी बात करूं कि दोबारा से डॉन की बजाय हम लीक्स शुरू हो जाए, लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि हम दुनिया में क्या मुंह दिखा रहे हैं, हमारा चेहरा है क्या, और इंटरनली हम कहाँ पे खड़े हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग, हमें उस बारे में दोबारा से सोचना होगा। सिर्फ यही काम नहीं है कि पढ़ लो शहबाज शरीफ जाएगा कि नहीं जाएगा, नवाज शरीफ आएगा कि नहीं आएगा, वो इदारे करते रहेंगे। हमें ये समझाया जाए, फिर कल को यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर सड़कों पे आके या मदारस के अंदर या मसाजिद के अंदर फिर अगर इस चीज़ के बारे में खिताबात शुरू हो जाएंगे कि देखें जी मुसलमानों पे जो है वो नज़ला गिराया जा रहा है, ज़मीन तंग की जा रही है, तो फिर हम कहेंगे देखा जी हमारे अंदर भी बड़े जो है वो शिद्दत पसंद मौजूद है। लिहाजा चाहिए ये कि हम अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करें। दुश्मन दुश्मन होता है, उसके वार होते हैं, हमें टैकल कैसे करना है और हमें बैनुल अक़वामी सतह पे, देखे ना अमेरिका भाग गया, चला गया जी, हुन उसको फिर याद आ रहा है कि नहीं मैं वापस आऊंगा इस जुल्म के खात्मे के लिए। हमें इन सारी चीजों को सामने रख के अपने वो दोस्त जो दोस्त थे और दोस्त हैं उनके साथ तो कम से कम गुफ्तगू होनी चाहिए। रियासत और मदीनातुल औलिया में बैठ के कुरैशी साहब अपने जज्बाती खिताबात करते रहते हैं, भाई इस तरफ भी आ जाएं और थोड़ी तवज्जो दें। ठीक है, यानी भारत की सदारत में पाकिस्तान को मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलना नामुमकिन था, कमोबेश सभी एनालिस्ट का ये मानना है। बहरहाल पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी करने की ज़रूरत है, तमाम एनालिस्ट इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। नाज़रीन ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान समेत पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़ाहरी और साबिक वफाकी वज़ीर कादिर बलोच ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि हम हुकूमत में आकर सूबे के मसाइल का हल भी निकालेंगे। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं, क्या ऐसा होता आ रहा है ज़ुनैरा? कोई हर्ज नहीं है एम्बिशियस होने में और विशफुल होने में, क्योंकि जो नज़र आ रहा है ऑप्टिक्स में ये बड़े सीनियर लोग थे बलूचिस्तान में जिन्होंने पीपल्स पार्टी में अब शमूलियत इख्तियार की है। लेकिन इट टेक्स मी बैक टू द सेम डिस्कशन जो हम यहाँ करते रहे हैं कि जब आपकी लीडरशिप वक्त पे खड़ी नहीं होती, आपके साथ नहीं होती, तो फिर जो सीनियर लोग भी होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की लीडरशिप भी होती है, वो इनसिक्योर होते हैं बिकॉज पॉलिटिशियंस ने और कुछ करना तो सीखा नहीं होता। ऑल दे नीड टू डू इज़ पॉलिटिक्स। तो वो किस प्लेटफॉर्म से करेंगे, कहाँ खड़े होंगे, किस आइडियोलॉजी के साथ खड़े होंगे, उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन नून लीग के लोगों का इस वक्त मुझे लगता है वाकई बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि जो लीडरशिप उनकी कर रही है उसके बाद नून लीग का माइंडसेट लेके क्या पीपल्स पार्टी में जाया जाए या पीटीआई में जाया जाए या अपना एक अलहदा कोई ग्रुप बनाया जाए, उनके लिए ये काफ़ी क्राइसिस वाली सिचुएशन है। और जहाँ तक रह गया ताल्लुक पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी पहले बलूचिस्तान में गवर्नमेंट बना चुकी है। वी ऑल नो द ट्रैक रिकॉर्ड कि उन्होंने वहाँ क्या किया। सिंध में 12 साल से बैठे हुए हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, वी ऑल नो दैट। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान में इस वक्त
सख्त पॉलिटिकल केओस है, लीडरशिप का फुकदान है, खुद पॉलिटिशियंस को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने किधर खड़े होना है। तो ये जो आने वाले इलेक्शंस हैं ये काफ़ी डिसाइसिव होंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल डायस्पोरा है वो किस तरफ जा रहा है, जमहूरियत की तरफ जा रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, हाइब्रिड निज़ाम की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है। ठीक, जवाद फैजी साहब क्या कहेंगे, बलूचिस्तान में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की देख रहे हैं आप? देखें, बन सकती है। उसकी वजह कि बलूचिस्तान की सूरत हाल ना बाकी दीगर सूबों की निस्बत किसी और तरह से देखनी चाहिए। वहाँ पे देखें, बाज़ ऐसे हल्के हैं जहाँ पे 500 वोट भी ले लेना तो बंदा MNA हो जाता है, और हमने ये देखा कि वफाकी वज़ीर भी बन जाता है। ख़ुद अब्दुल कादिर बलोच साहब भी आवारान से जब इलेक्ट हुए तो कितने वोट लिए ये भी आपको इलेक्शन कमीशन से सारा कुछ नज़र आ जाएगा। असल जो बात है वो ये है कि जुनैरा ने जिस तरह ये कह दिया ना कि मुस्लिम लीग नून की सूरत हाल जिस तरह की है, मैं 2-3 दिन पहले ही बैठा हुआ था मुस्लिम लीग नून के बाज़ MNAs के साथ, तो वो यही बात कर रहे थे कि देखिए जी, हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि हमने लीडर से क्या बात करनी है। सीनियर रहनुमा ना हमें वक्त देते हैं ना अहमियत देते हैं, और यहाँ तक हमें नहीं पता होता कि कौमी असम्बली के अंदर जब कोई बहस हो रही होती है या जो कोई वोटिंग होती है तो उसमें हमने स्पीकर के कहने पे यस में उसके हक में वोट डालना या नो की तरफ जाना है, लिहाजा यहाँ तक उनको नहीं पता। इस सारी सूरत हाल में बिलावल साहब डेफिनेटली सियासतदान जब तक ये बातें नहीं कहेगा, जब तक अपने वर्कर्स को उम्मीद नहीं दिलाएगा, जब तक अपने वोटर्स को जो है वो तकवीत देने की कोशिश नहीं करेगा, तो कैसे GA बिलावल और GA भुट्टो होगा। लिहाजा वो तो अपनी जगह पे सही है, मगर देखना ये है कि क्या जाम कमाल साहब या BAP वो उनकी सूरत हाल को ख़राब हो रही है वहाँ पे, वो डिलीवर नहीं कर सके, या उनके पीछे जो इदारे हैं और जिनके ज़िम्मा बलूचिस्तान की सारी सूरत हाल है वो क्या समझ रहे हैं कि क्या ये लोग जो अवामी नुमाइंदे हैं ये कुछ करने के काबिल नहीं रहे। तो ये बड़ी मायूसी भी एक तरफ नज़र आ रही है, दूसरी जानब हमें ये नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान जो पहले से बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे, अवामी इश्यूज़ हैं, उनके हुकूक का मसला है, उनके बुनियादी जो हुकूक हैं उनको किस कदर हम उन तक वो चीज़ें मुंतकिल कर रहे हैं या चीज़ें दे पा रहे हैं या उनकी खिदमत कर पा रहे हैं। लिहाजा उस सारी सूरत हाल में बिलावल साहब ने अच्छा पत्ता खेला है और सनाउल्लाह ज़हरी साहब अपने वालिद की पार्टी में वापस पहुंचे हैं। अब्दुल कादिर बलोच साहब, देयर इज़ नो डाउट उनकी इज़्ज़त भी है, और चूँकि जनरल लगा हुआ है उनके साथ, लिहाजा उनकी इज़्ज़त तो इंशाअल्लाह उनकी वफात के बाद भी रहनी है। अब इस सारी सूरत हाल में जनरल साहब बाकी अपने कलीग्स को किस तरह राम करते हैं या किस तरह उसके अंदर ब्रिज बनते हैं, ये देखने के बाद ही पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनती है या नहीं बनती। ठीक है, ज़ैगम खान साहब, क्या लग रहा है कि बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में हुकूमत बना सकेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, बिलावल भुट्टो साहब ने 2 बातें की। एक बात तो उन्होंने ये की कि बलूचिस्तान में अगला वज़ीर आला जाला होगा, दूसरी बात उन्होंने की कि हम पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। और इन दोनों बातों की वजह ये है कि बलूचिस्तान के 2 अहम लीडरों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। देखिए, हालिया तारीख़ में पीपल्स पार्टी 2 अपसेट क्रिएट कर चुकी है और ये तीसरे की तरफ जाने का इरादा रखती है। सबसे पहले आप ये देखिए कि 2008 में 51 के हाउस में पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 7 सीटें थीं और सूबे में उन्होंने हुकूमत बना ली थी। उस वक्त मुस्लिम लीग काफ की सीटें बलूचिस्तान असम्बली में ज़्यादा थी। फिर 2018 में जरदारी साहब ने जो बहुत बड़ा दावा किया कि ये सब काम उन्होंने किया है, उस वक्त सनाउल्लाह ज़हरी जो PMLN के वज़ीर आला थे उनकी हुकूमत को उल्टाया गया। उसके बाद सेनेट में भी अपसेट क्रिएट हुआ, उसमें भी कामयाबी का दावा जरदारी साहब ने किया, लेकिन बीच में BAP आ गई और पीपल्स पार्टी वैसे की वैसे रहेगी, उसे कुछ नहीं मिला। अब तीसरी दफ़ा पीपल्स पार्टी की दोबारा उम्मीद है कि वो बलूचिस्तान में इन रोड्स बनाएगी, बना ले, अच्छी बात है, फेडरेशन की पार्टी है। लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान की 342 के हाउस में सिर्फ 17 सीटें हैं। अगर आप 17 की 17 भी ले लें तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, और बलूचिस्तान में आमतौर पे सीट्स बहुत डिवाइडेड होती हैं। कोई पार्टी जो हुकूमत बनाती है उसके पास भी आमतौर पे 1/4 सीट्स भी बमुश्किल होती हैं। तो बलूचिस्तान की बुनियाद पे ये समझना कि वो पाकिस्तान जीत लेंगे, ये तो मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत बनाने के लिए जो चैलेंज है
वो है पंजाब को जीतना, पंजाब में इन रोड्स बनाना। और चैलेंज ये है कि पंजाब इस वक्त 2 पार्टी सिस्टम में जा चुका है। आप जिधर भी देखें आपको पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नज़र आता है। आप अगर बाई इलेक्शन देखें तो आपको पीपल्स पार्टी की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स नज़र आती हैं, यानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की ज़मानतें जब्त होती नज़र आती हैं। अगर आप ओपिनियन पोल्स देखें तो पंजाब में पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आती। इन तमाम चीज़ों में बिलावल भुट्टो अभी तक पंजाब के अवाम को अपील करने में अभी तक बहुत बुरी तरह नाकाम हुए हैं। क्या अगले 2 साल में ये कर सकेंगे? ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इस चैलेंज को वो निपट सकते हैं, अगर इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, पंजाब में एक अच्छा हिस्सा ले सकते हैं, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास उम्मीद हो सकती है कि वो फेडरल गवर्नमेंट बनाए। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, इतने अहम नामों की शमूलियत के बाद आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी का? बहुत देखिए, बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बड़ी डिफरेंट है। कोयटा और को छोड़ दीजिए आप, जो एक अपना अर्बन सेंटर बनता है, कोयटा से जब आप बाहर निकलते हैं और आप अगर खजदार की तरफ जाएं, कलात की तरफ जाएं, सुराब सोरो के इलाके में जाएं, या मरी बुगती एजेंसीज में आप आ जाएं, या जोब के ऊपर जाएं, जोब से ऊपर सिब्बी की तरफ चले जाएँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको JUI का बोर्ड हमेशा से नज़र आया। अर्बन एरिया में जो मेन पार्टीज़ हैं वो 2 सीटें ले जाती हैं अगर वो ओपन इलेक्शन पर लड़े। जो उनके रूरल जो एरिया होते हैं वहाँ से आपको इंडिविजुअल सुनने पड़ते हैं, और वो होते हैं जो जैसे पहले जिक्र किया कि जी 200 वोट भी ले रहे तो मुंतखब हो जाते हैं। अभी इस टाइम फ्रेमवर्क में अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जनरल कादिर बलोच साहब को पीपल्स पार्टी के लिए रोल प्ले कर देंगे, तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जनरल कादिर बलोच मेरी नज़र में अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं और शायद अगले इलेक्शन में उनके लिए बड़ी अवारान से भी बड़ी मुश्किलात हो। तो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है वो लोग अपना जो बिलावल भुट्टो स्ट्रगल कर रहे हैं बलूचिस्तान में, लेकिन इस वक्त देखिए कि बलूचिस्तान के अंदर ऑन ग्राउंड पार्टी स्ट्रक्चर क्या है, पार्टी स्ट्रक्चर क्या फ़ाल है, कितने लोग हैं जो पार्टी टियर के अंदर मौजूद हैं। तो बलूचिस्तान में काफ़ी चैलेंज है उनके लिए अभी भी, और आने वाले दिनों में भी, आने वाले दिन इलेक्शन में भी रहेगा। और जैसे जैगम ने पहले कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने एक फेडरेशन की पार्टी के तौर पे चलना है तो सिर्फ पंजाब में नहीं, उनको अपनी बहुत सारा इन्फ्लुएंस जो है वो KPK में भी लेके जाना पड़ेगा, और वहाँ भी उनको अपना वही फॉल करके उनको इलेक्शन कैंपेन के अंदर उस तरह जाना होगा जिस तरह आने वाले दिनों में उनको उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो मुहैया हो सके। तो पंजाब सिंध असम्बली, सिंध में आपने देखा उनकी पिछले 3 टेन्योर से उनकी हुकूमत है, लेकिन अभी वहाँ पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं उनकी हुकूमत के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में उनके लिए इतने ईजी हो। सिंध में भी, हाँ, सिंध के रूरल एरियाज में जिस तरह वोट पड़ते हैं, अगर उस तरह वोट पड़े तो फिर तो आप कह सकते हैं कि चलो ठीक है, अगर उस तरह वोट पड़े तो वो जीत जाएंगे, कान से पकड़ के आप लोगों को ले जाएं और जाके वोट डलवा लें, और वडेरे वहाँ पे वोट डलवाते। तो बहुत सारा चैलेंज है और उस चैलेंज को उनको फोकस करना पड़ेगा। हाँ, एक पॉलिटिकल कैंपेन है, वो हर पार्टी का राइट है कि उस कैंपेन को चलाए और अपने नारे को लेके आगे चले। ठीक है अतर, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उनका अगला टारगेट जो है वो सिंध है, दूसरी जानिब बिलावल ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में वो हुकूमत बनाएंगे। आपके ख्याल में कौन जीतेगा, क्या होगा? देखिए, ये तो वक्त ही आने वाला वक्त ही बता सकता है कि जी कौन जीतेगा, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह आपने भी जिक्र किया, अगर PTI प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, तो आगे से बिलावल भी वो कह रहे हैं कि जी हम पूरे पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। लेकिन एक ख्वाहिश होना एक और बात है, उसके ऊपर तकमील करना, उसके ऊपर आप अमल दरामद किस तरह करवाएंगे। ख्वाहिश तो आपकी कुछ भी हो सकती है, मैं भी ख्वाहिश कर सकता हूँ कि अगले आर्मी चीफ कैप्टन सफदर होंगे, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि वो हो जाएंगे। अब इसी तरह की ख्वाहिशात बिलावल की भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि बिलावल को समझने की जरूरत ये है कि जो भुट्टो थे ना, भुट्टो को लाड़काना ने भुट्टो नहीं बनाया था, भुट्टो को लाहौर ने भुट्टो बनाया था, पंजाब ने भुट्टो बनाया था, पूरे पाकिस्तान ने भुट्टो बनाया था। ये जो भुट्टो को लेके जाके इन्होंने लाड़काना के अंदर महदूद कर दिया ना और अपनी सूबाइयत के अंदर बंद कर दिया, वो बहुत बड़ा नुकसान है। जहां तक इनका ताल्लुक है कि बलूचिस्तान के अंदर ये किस तरह परफॉर्म करेंगे, बलूचिस्तान में रवायती सियासत नहीं होती। जिस तरह उन्होंने कहा कि वहां पे जियाला वजीर आजम होगा, या जियाला वजीर आला होगा, जियाला तो इस वक्त सिंध में भी आपको कहीं नजर नहीं आता। इस वक्त तो सारी जरदारी की पीपल्स
पीपल्स पार्टी है, तो जियाला तो आपको कहीं पे भी नजर नहीं आते। जियाले जो भी थे वो सब अलहदा हो गए, तो वहां पे ना कोई नजरियाती वोटर है ज्यादा। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, जिस तरह पहले भी बात हुई, चंद 100 वोट पड़ते हैं, चंद हज़ार वोट पड़ते हैं, उसमें सरदारों का अमल दखल होता है, तो वहां पे हुकूमत कोई भी बना सकता है। लेकिन जो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो सेंटर के आके कोई बड़ा किरदार अदा करेंगे, फाल किरदार अदा करेंगे, तो उनको अपनी सुबाइयत से निकलना पड़ेगा, अपनी उस महदूद जो उनकी सियासत उन्होंने महदूद कर दी, एक प्रेशर ग्रुप बना लिया कि बस एक एयरपोर्ट हमारे पास हो और एक लॉन्चों का अड्डा हमारे पास हो, तो जहां से हम आते जाते रहें, ये हमारे लिए काफी है। लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ जाएगा। प्रेशर ग्रुप से आप बाहर निकलें, आप जो कौमी सियासत करते थे वो कौमी सियासत करें, और उसकी जरूरत भी है। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ भी एक अगर फाल जमहूरियत होगी, उसको थ्रेट होगा, तो वो भी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेगी। तो इन थ्योरी तो वहां पे उनकी हुकूमत बन सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में फाल किरदार अदा कर सकती। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, सेगमेंट को क्लोज करते हैं और ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, मुल्क में खेलों के गिरते हुए मयार और टोक्यो ओलंपिक्स में बुरी कारकर्दगी मुसलसल जेर बहस है। हालिया ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 22 रुकनी वफ्द ने शिरकत की, जिसमें 10 खिलाड़ी और 12 ओहदेदार थे। पाकिस्तानी खिलाड़ी किसी शोबे में भी कोई भी तमगा हासिल करने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाद खेलों की फेडरेशंस के एहतसाब का मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से इस मामले पर तवज्जो न देने के शिकवे भी किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की ओलंपिक्स में नाक़िसदगी, इस बहरान से आखिर निकला कैसे जा सकता है? ज़ैगम खान साहब। देखिए, सबसे पहले और सबसे अहम बात यह है कि हमें अपने नौजवानों पर तवज्जो देनी होगी, और नौजवानों से मेरी मुराद ख़वातीन और मर्द दोनों हैं। पाकिस्तान दुनिया के 5 जवान तरीन मुल्कों में शामिल है। अपने यूथ पल्स की वजह से जिन मुल्कों में जवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, पाकिस्तान उसमें शामिल है। लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे बच्चों और जवानों और सेहतमंद एक्टिविटीज़ पर सबसे कम तवज्जो दी जाती है। तो जो खेलों का मेयार है वो इस बात का इजहार होता है कि इस मुल्क में तालीम कैसी है, इस मुल्क में सेहत कैसी है, इस मुल्क में सेहतमंद सरगर्मियाँ कैसी हैं, इस मुल्क में नौजवानों पर कितनी तवज्जो दी जाती है, और इस मुल्क में शहरों के हालात कैसे हैं। तो तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और अक्सर स्कूलों में खेलों की फैसिलिटीज़ तो क्या हैं, अक्सर स्कूलों में तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। बाउंड्री वॉल्स नहीं है, चाक नहीं है, डस्ट बिन्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है। तो स्कूलों में सबसे पहले बच्चों ने तैयार होना होता है, फिर कॉलेजों में तैयार होना होता है, फिर आपको शहरों के अंदर फैसिलिटीज़ प्रिपेयर करनी होती है। शहर आपके जो हैं वो प्लाट माफिया के नज़र हो गए हैं। बड़ी बड़ी अपस्ट्रीम जो अच्छी महंगी हाउसिंग सोसाइटीज़ है, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, और हमारे शहर जो हैं वो 2/3 3/3 तो स्लम्स हैं। वहाँ तो बच्चों के पास गुल्ली डंडा खेलने की जगह नहीं है। बेचारे आप देखिए, और नौजवान हमारे आप देखिए, वो गलियों में क्रिकेट खेलते हैं। आपने स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं छोड़े। फिर बाकायदा तालीम को, जिस तरीके से बाकायदा स्पोर्ट्स को नर्चर किया जाता है, स्पोर्ट्स की तालीम दी जाती है, तरबियत दी जाती है, उसके लिए ना हमने फंड्स रखे हैं, ना उसके लिए हमने सिस्टम बनाया है, ना उसके लिए हमने तंजीमें बनाई हैं। जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि शहरों की सतह पर स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वो नहीं किया। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसको हमें एक बड़े ओवरऑल अंदाज में देखना होगा और इसको बेहतर करना होगा। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में ओलंपिक्स में मुसलसल क्यों पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, एक तो ज़ैगम खान साहब ने आपको बड़ा एलेबोरेट बताया यूथ और यूथ बल्ज के हिसाब से, यूथ की ट्रेनिंग के हिसाब से। एक तो वो एंगल है, लेकिन मेरी नज़र में एक और एंगल जो बहुत अहम एंगल है वो ये है कि आपके पास, आप अभी जेवलिन थ्रो का जो अपने फाइनल में गए थे नवीद, उनका केस इन पॉइंट ले लें कि उनके पास, उन्होंने इससे पहले भी तमगे जीते ना, साक में भी देखा, एशिया में भी जीत के आए, और वो उनके पास टैलेंट मौजूद था, तो वो आगे प्रोग्रेस कर सकते थे। लेकिन आपको 15 दिन पहले आप उनको उनके गांव से बुलाते हैं और उनको जेवलिन देते हैं जिस पे जंग लगा हुआ है। क्यों? ये सवाल, इसका जवाब कौन देगा? मुसीबत ये है कि हमारे आपकी हॉकी बाहर हो गई ओलंपिक से। आज से 2 साल पहले एक टूर्नामेंट था जिसमें इबरतनाक शिकस्त आपने खाई,
आए वहाँ पे आखिर में आए, और उसके बाद हॉकी की आप परफॉर्मेंस आप देख लें किस तरह जा रही है। उससे पहले भी हॉकी थी, इन्हीं यूथ बल्ज के साथ आप हॉकी खेलते थे और कोई ना कोई पोजीशन लेके आ जाते थे। लेकिन क्या हुआ, आपने जो वेट लिफ्टर तलहा हैं वो किस तरह गए, उनकी ट्रेनिंग किसने की? नवीद की ट्रेनिंग भट्ट साहब हैं उन्होंने की, जिन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट लिया। तो ये जो आपकी इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऊपर बैठी हुई हैं जिनको आप फंड्स दे रहे हैं, ये नहीं कि फंड्स नहीं दे रहे। आरिफ हसन साहब बैठे हुए हैं, वो अपने इलेक्शन के लिए तो लड़ते रहते हैं लोगों से, तो जब ओलंपिक टीम कंस्टिट्यूट करने आती है तो क्या परफॉर्मेंस रही? तो शुड ही नॉट बी रिमूव्ड लॉन्ग टाइम बैक फ्रॉम हिज पोस्ट? इसी तरह और आपकी बहुत सारी बात यह है कि यहाँ पे एक पॉलिसी, वो जो हमारे स्कूलों की कंडीशन है, कॉलेज की कंडीशन है, नॉन ट्रेनिंग अवेलेबल है, वो अपनी जगह पे, उसी में क्रिकेट भी परफॉर्म कर रही है आपकी, जो बहुत सारी चीजें डिलीवर करके आती है। इसलिए उसको आपने किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है और उसके ऊपर जो बॉडी बैठी है वो कोई ना कोई काम करती है। लेकिन हॉकी की बॉडी क्या है, क्या काम कर रही है वो? व्हाट आर दे डूइंग? इज देयर एनी टूर्नामेंट गोइंग ऑन? आपके वहां उनके पास पैसे नहीं होते हैं लोगों को देने के लिए, पैसे जमा करके वो टिकट खरीदते हैं। ये गवर्नमेंट की इनअटेंशन है। और तो ये ओलंपिक बॉडी इतनी बड़ी बड़ी आपने हैवीली पेड बॉडी बनाई हुई है, या तो इनको सैक कर दे, खत्म कर दे ताकि कोई जाए ही ना। तो ये जब तक ये नहीं करेंगे, आप इस चीजों को नहीं लेंगे और लोगों को एज ए बर्डन बर्दाश्त करते रहेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल इस हुकूमत में फहमीदा मिर्जा साहब का भी, कि हॉकी जब थी आप उस चेयरमैन है, अब आप कह रही हैं कि गवर्नमेंट, तो ये तमाम जो है ना, ये माफी चाहूंगी, टाइम पासिंग प्रोसेस है सारा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, जुनैरा आप क्या कहेंगी, किस तरह से इस बहरान से निकला जा सकता है? देखिए, ये भी एक वैसा ही बहरान है जिससे निकलना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारी स्टेट का रवैया अपने सिटीजन्स के साथ हर मामले में ये रहा है कि भाई यू आर ऑन योर ओन, हमारी तरफ ना देखें, हम आपको जो दे रहे हैं वही काफ़ी है। अब इतनी ज़्यादा यूथ हो आपकी, जिसको यूथ बल्ज कह रहे हैं, और आप उसको कंस्ट्रक्टिवली अगर इंगेज नहीं करेंगे तो फिर वही कुछ होगा ना जो सोसाइटी में हो रहा है। अलमनाक कत्ल के वाक़यात हो रहे हैं, ड्रग्स, डकैतियाँ, आप देखें क्राइम का लेवल कहाँ चला गया। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपने पॉपुलेशन को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज नहीं किया इनटू हेल्दी एक्टिविटीज़। दूसरा, हम सब शोर मचाते हैं जब कोई इवेंट हो जाता है। अभी हार गए हैं, वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट इट, 4 दिन गुजरेंगे हम सब भूल जाएंगे। देखने की बात यह है कि जो इंटर प्रोविंशियल कमेटी है जिसके अंडर ये सारी पाकिस्तान ओलंपिक्स की फेडरेशंस आती हैं, उसकी मिनिस्टर हैं फहमीदा मिर्ज़ा। वो टीवी पे इसी तरह के सवाल के जवाब में ये कह रही थी कि मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। तो ये बात आपने तब क्यों नहीं कही जब ये मिनिस्ट्री आपको मिली थी? तब आपने पॉइंट्स क्यों नहीं ये रेस किए, अपनी ये इनसिक्योरिटीज़ शेयर क्यों नहीं की, ताकि पता चलता कि फेडरेशंस का तो कोई हाल ही नहीं है। दूसरा, 17 ईयर्स से एक साहब हैं जो हेड कर रहे हैं पाकिस्तान ओलंपिक्स को, और हर दफ़ा इलेक्शन जीत जाते हैं। फिर ऑफिशियल्स के अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार जाते हैं, ट्रिप्स पे जाते हैं और फेडरेशन का पैसा लगता है। इट्स अ होल एम्पायर। जिस तरह हम माफिया कहते हैं ना, चीनी में बैठा हुआ है, गंदम में बैठा हुआ है, तो वो स्पोर्ट्स में भी बैठा हुआ है। तो आई डोंट नो किस तरह ये ठीक होगा, लेकिन कैप्टन के होते हुए, अगर कैप्टन इज प्राइम मिनिस्टर, स्पोर्ट्स का ये हाल है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से। ठीक, अतर काज़मी क्या कहेंगे? जैसे जुनैरा कह रही है कि कैप्टन के होते हुए स्पोर्ट्स का ये हाल है पाकिस्तान में। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, कैप्टन हर जगह पे खुद तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली उनकी टीम ने करना होता है, लेकिन उनकी टीम में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। 1-2 नाम होंगे गिने चुने, उसके अलावा कोई भी वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इस काबिल है कि कहीं पे वो डिलीवरी कर सके। उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये भी है कि पूरा सिस्टम इस किस्म का है कि सिस्टम में कैपेसिटी नहीं है। आपको पता है कि 44 करोड़ रुपया पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हुकूमत को वापस भिजवा दिया, एथलीट्स को नहीं दिया। अगर ये अरशद नदीम को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाती, उनके साथ थोड़ा सा ताउन किया जाता, तो क्या वो मेडल नहीं लेके आ सकते थे? लेकिन वो पैसे उनके ऊपर खर्च नहीं किए कि वापस भेज दिए गए, इसलिए कि वहां पे जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ था उसने कहा कि मेरी तरफ से पैसे जब वापस जाएंगे, हुकूमत कहेगी वाह जी वाह, जबरदस्त, इसने 44 करोड़ रुपया बचा लिया। तो जब इस सोच और
और इस माइंडसेट के लोग वहां पे होंगे तो वो किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब उस बंदे ने थोड़ा बहुत डिलीवर किया, अरशद फाइनल तक पहुंचा, अरशद नदीम, तो उस वक्त इन्होंने क्या किया, यहां से उसको मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए कि वहां से आप वीडियो बना के भेजें। उसने वीडियो बनाई, उसमें उसने जनरल शाही की भी तारीफ की, उसमें उसने मिनिस्ट्री की भी तारीफ की, एथलेटिक फेडरेशन की भी तारीफ की, स्पोर्ट्स बोर्ड की भी तारीफ की, और सामने नजर आ रहा है कि वो बंदा बेचारा गेम से एक दिन पहले पढ़ के वो वीडियो बना रहा है। किसी प्रोफेशनल इदारे में ऐसा हो सकता है, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं उनको तो उनके साथ कितने कितने साइकाट्रिस्ट लोगों ने हायर किए होते हैं हुकूमतों ने, ताकि उनका जहन किसी दूसरी तरफ ना जाए, उनके प्रॉपर तरीके से उनको माहौल फराम किया जाए। यहाँ पे उससे रात को पहले वीडियो बनाई जा रही है कि जी हुकूमत की तुम तारीफ कर दो, हुकूमत के एहलकारों की, ये जो सारे लोग हैं, हुकूमत तो नहीं, उसमें फेडरेशन वगैरह भी शामिल है। और दूसरी मसला ये कि इसमें वफाक के साथ साथ 18वीं तरमीम के बाद बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां सूबों पे भी आ जाती हैं। ठीक है, जवाद फैजी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए जी, यहाँ पे खेल के मैदान में खेल नहीं है, बाकी हर जगह पे खेल जारी है और हर पासे खेल जारी है। हज के कोटे में मसले, उम्रा कोटे मसले, स्पोर्ट्समैन्स के हवाले से मसले, और जैसे बात पहले कर दी गई, यार जो मगरिब को सबसे ज़्यादा जानते हैं हमारे कप्तान साहब, कसम खुदा की अगर वो आते ही सबसे पहले ये कह देते ना कि भाई मैदान दोबारा से सजाओ, बच्चों को, यहाँ देखें स्कूल्स बना दिए गए, इतनी महंगी जो है वो फीसें हम उसके देते हैं, लेकिन हराम है कि वहाँ उसके साथ कोई आपको ग्राउंड मिले। आप यहाँ देख लीजिए, पहले जैसे मुझसे कहा गया कि हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये इस्लामाबाद हाईवे पे मैं बता देता हूँ कई सोसाइटीज़ के नाम हैं, मैं खुद गया रिपोर्टिंग करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए वहाँ पे, कि वो सरकारी ज़मीन पे अपने तरफ से पदर शदर करके उन्होंने कहा जी देखें जी हमने ये पूरा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था। हमारे यहाँ जब मैं गवर्नमेंट पायलट स्कूल लाहौर का पढ़ा हुआ हूँ, आज भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ, कभी लाहौर जाऊँ तो वल्लाह मुझे रश्क आता है कि वहाँ हॉकी ग्राउंड भी, वहाँ फुटबॉल ग्राउंड भी, वहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी, और शुक्र है अभी तक वहाँ किसी ने कब्जा नहीं किया। हालांकि मियाँ महमूद रशीद भी वहाँ है, लियाकत बलोच भी करीब ही रहते हैं, लेकिन शुक्र है कि किसी ने कब्जा नहीं किया। लेकिन इशू ये है कि नए स्कूल जो बन रहे हैं उसमें हमने कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हाँ, वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा दें, माँ भी यही चाहती है, बाप भी यही चाहता है, हुकूमत भी यही चाहती है कि इस पे देखे आज मेरा नचने में दिल करदा, तो उसके बाद मेरे मौला बुला लो मदीने। वो जो हम ज़बानी कलामी सारी हरकतें करते हैं, अमलन हम इस तरफ नहीं जा रहे, और ये हमारा मुस्तक़बिल तारीख है। ठीक है, ग्रास रूट लेवल से ही इस पर तवज्जो करनी होगी। नाज़रीन, इसी के जो मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत अल्लाह के बाद।